एक गांव में लाला राम नाम का एक सेठ रहता था। वो बहुत ही कंजूस था, लेकिन उसके शौक बहुत बड़े बड़े थे। उसका एक सबसे बड़ा शौक था कि वो एक बहुत बड़ा महल बनाए, जिससे कि उसके इलाके में उसकी इज्जत और बड़ी हो जाए। इसके लिए उसने अपने पास काफ़ी पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दिया और साथ ही महल बनाने के लिए एक अच्छे कारीगर और ठेकेदार को ढूंढना भी शुरू कर दिया। पास ही के गांव में चंदू नाम का एक भवन निर्माण करने वाला ठेकेदार रहता था। वो बहुत ही अच्छे मकान बनाया करता था। उसके पास कारीगरों की बहुत अच्छी टीम थी। लाला राम एक दिन चंदू के पास गया। अरे भाई चंदू, तुम्हारा बहुत नाम सुना है हमने। क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? अरे जी हाँ सेठ जी, बताइए क्या काम है? भाई एक मेरे लिए छोटा सा महल बनाना है। अब बना पाओगे तुम? हाँ सेठ जी, मैं पूरी कोशिश करूँगा। तो ठीक है भाई, आ जाओ फिर गांव में। सेठ लालाराम चंदू को मकान बनाने की पेशगी देकर अपने घर वापस चले जाते हैं। 2-3 दिन के बाद ही चंदू अपने कारीगरों को लेकर लालाराम के घर पहुंच जाता है और लालाराम उन्हें लेकर उस जगह जाते हैं जहां पे कि महल बनाना था। भवन निर्माण के लिए पूजा पाठ करने के बाद चंदू मकान बनाने का काम शुरू कर देता है। ढांचा खड़ा करने के बाद एक दिन वो सेठ के पास जाता है। अरे चंदू, आओ आओ, कैसे आना हुआ? सेठ जी, महल का ढांचा खड़ा हो गया है। आप कह रहे थे ना वो बेशकीमती पत्थर लगाने के लिए, तो वो पत्थर दे दीजिए ताकि मैं पत्थर लगाने का काम शुरू कर सकूं। सेठ लालाराम अपने नौकर श्यामू को आवाज लगाकर कहते हैं। अरे श्यामू, ने वो पत्थर तो दे दो। सेठ लालाराम का नौकर श्यामू सारे के सारे कीमती पत्थर लेकर महल वाली साइड पर पहुंच जाता है और वो सारे पत्थर चंदू और उसके कारीगरों के सुपुर्द कर देता है। लेकिन अगले दिन सुबह जब वो लोग वहां आते हैं तो देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वहां से सारे पत्थर चोरी हो गए थे। चंदू भागता हुआ जाकर सेठ लालाराम को सारी बात बताता है। चंदू की बात सुनकर सेठ लालाराम गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है, देखो चंदू, मैं कुछ नहीं जानता। मैंने पत्थर तुम्हें दिए थे, अब तुम्हें ही पत्थर लाने पड़ेंगे। तुम कहीं से भी पत्थर लाओ और मेरे महल का काम खत्म करो। चंदू वहां से मायूस होकर चला जाता है और सोचते सोचते वो कब जंगल में पहुंच जाता है उसे पता भी नहीं चला। लेकिन जंगल के बीचों बीच चंदू हैरान रह जाता है कि एक पेड़ के अंदर से रोशनी आ रही थी। चंदू जब उस पेड़ के पास जाकर देखता है तो और भी हैरान होता है, क्योंकि वो सारे बेशकीमती पत्थर उसी पेड़ के अंदर छुपा कर रखे थे और वहाँ 2 आदमी बैठकर बात कर रहे थे। अरे श्यामू, हमारे सेठ जी तो बड़े चालू निकले। अपने पत्थर खुद ही चोरी करवा दिए और इल्जाम बेचारे चंदू ठेकेदार पे डाल दिया ताकि सारा काम मुफ्त में हो जाए। अब चंदू को सारा माजरा समझ आ गया था। श्यामू और उसके साथी की पिटाई करता है और सारे पत्थर ले जाकर वापस महल में रख देता है। सारे पत्थर महल वाली जगह रखवाने के बाद चंदू श्यामू को लेकर लालाराम के घर पहुंचता है। लालाराम उन दोनों को देखकर हैरान रह जाता है। तब चंदू उससे कहता है, सेठ जी, मुझे आपकी सारी करतूत का पता चल गया है। अब आपको मुझे डबल पैसे देने होंगे, वरना मैं आपकी सच्चाई सारे गांव वालों को बता दूंगा और आपकी बहुत बदनामी होगी। और इस तरह सेठ लालाराम की चालाकी उन पे ही भारी पड़ जाती है और वो चंदू को डबल पैसे देते हैं। लेकिन चंदू उनका महल बहुत अच्छे से बनाता है और साथ ही सेठ लालाराम को भी एक सबक मिल जाता है कि कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी चाहिए। अमीर भाई और गरीब भाई। एक गांव में सुशीला नाम की एक औरत रहती थी। उसके 2 बेटे थे, कमल और विमल। सुशीला के पति का देहांत हो चुका था। सुशीला अपने घर में कपड़े सिलाई करके अपने दोनों बेटों का पालन पोषण करती थी। कमल बड़ा बेटा था और विमल छोटा। कमल पढ़ाई लिखाई में काफ़ी होशियार था। विमल का दिमाग वैसे तो पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता था, लेकिन वो शंकर भाई की गैराज में मोटर मैकेनिकी का काम सीखता था। दिमाग तेज होने के कारण वो जल्द ही एक अच्छा मोटर मैकेनिक बन गया। और इधर कमल पढ़ाई लिखाई में काफ़ी आगे बढ़ गया था। अब उसे उच्च शिक्षा के लिए बड़े शहर जाना था। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मेरी यहाँ की शिक्षा खत्म हो चुकी है, अब मुझे आगे पढ़ाई के लिए शहर जाना होगा। कमल की बात सुनकर सुशीला कहती है, मगर बेटा, इसमें तो बहुत पैसे लगेंगे। तू तो हमारे हालात जानता है ना, इससे अच्छा तो कोई नौकरी ढूंढ ले, वो ज्यादा सही रहेगा। लेकिन तभी विमल वहाँ आ जाता है और वो माँ और कमल से कहता है, माँ, अगर भैया पढ़ना चाहते हैं तो इन्हें पढ़ने दीजिए, खर्चा मैं उठा लूंगा।
मैं और मेहनत करूँगा। विमल की बात सुनकर कमल विमल को गले से लगा लेता है। कमल शहर जाने की तैयारी करता है। कमल शहर में एक बहुत बड़े कॉलेज में एडमिशन ले लेता है और खूब मेहनत से पढ़ाई करता है। पढ़ाई लिखाई खत्म होने के बाद कमल एक बहुत बड़ी कंपनी में ऑफिसर बन जाता है और इधर विमल अपनी माँ के साथ गांव में ही रहता है और कमल का इंतजार करता है। लेकिन कमल कभी वापस घर नहीं आता। वो सिर्फ फोन पे ही कभी कभी बात कर लिया करता है। बड़ा ऑफिसर बन जाने के कारण कमल में काफी घमंड आ गया था और इधर सुशीला कमल को याद कर करके रोती रहती है और उनकी तबीयत काफी खराब हो जाती है। वो विमल से कहती हैं, बेटा बस एक बार तू कमल को मेरे पास ले आ ताकि मेरी आत्मा को शांति मिल सके। माँ ऐसा मत कहो, तुम ठीक हो जाओगी। बाकी जहाँ तक रही कमल की बात, मैं कल ही शहर जाकर कमल को अपने साथ लेकर आऊंगा। और अगले ही दिन विमल गांव वालों को अपनी माँ का ख्याल रखने के लिए कहकर कमल को लाने के लिए शहर को निकल जाता है। शहर पहुँचने के बाद वो विमल का पता ढूंढने लगता है। जब वो एक सड़क पर जा रहा था तभी उसने देखा कि एक तेज रफ्तार से गाड़ी आई और एक डिवाइडर से टकराकर रुक गई। विमल भागकर उस गाड़ी की तरफ गया। उसने देखा उसमें एक बुजुर्ग आदमी बैठे थे। विमल ने उन्हें बाहर निकाला। बाबूजी आप ठीक तो है ना? आपके ज्यादा चोट तो नहीं लगी? अरे नहीं बेटा, हल्की सी खरोंच आई है। शुक्र है भगवान का जो मैं बच गया। लगता है गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई है। कोई बात नहीं बाबूजी, मैं अभी देखता हूँ। विमल ने कार से टूल बॉक्स निकाला और कार को ठीक कर दिया। वो आदमी विमल से काफी प्रभावित हुआ और उसने विमल का शहर आने का कारण पूछा। विमल ने उसे सारी बात बताई तो उस आदमी ने विमल को अपने साथ आने के लिए कहा और वो विमल को अपने साथ एक बहुत बड़ी कंपनी के ऑफिस में ले आया। वो उस कंपनी के मालिक थे। थोड़ी ही देर बाद कमल ऑफिस में आता है। सर आपने मुझे बुलाया? अरे भाई तुमने हमें बताया ही नहीं कि तुम्हारी माँ और तुम्हारा छोटा भाई भी है। विमल ये सुनकर हैरान रह जाता है और कमल विमल को देखकर चौंक जाता है। अरे नहीं बाबूजी, कमल भैया तो हमें बहुत बुलाते हैं शहर, वो तो माँ ही नहीं आना चाहती। विमल के मुंह से ऐसी बात सुनकर कमल बहुत शर्मिंदा होता है और वो विमल से माफी मांगता है। कमल विमल के साथ गांव जाता है और माँ से माफी मांगता है और विमल और माँ को लेकर शहर आ जाता है और माँ का एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में इलाज करवाता है। जल्दी ही सुशीला जी ठीक हो जाती हैं और अब दोनों बेटों के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं, कभी गांव में तो कभी शहर में। इडली चाय वाली की सफलता। पुन्नूर गांव पहाड़ी पे बसा एक सुंदर सा गांव था। वहां पे लता अपने पति श्याम के साथ अपने बच्चे के साथ रहा करती थी। श्याम पुन्नूर में चाय बनाने वाली फैक्ट्री में काम किया करता था। वो बहुत ही मेहनती था। फैक्ट्री के प्रबंधक उसकी हमेशा तारीफ किया करते थे और साथ ही तारीफ किया करते थे लता के हाथ की बनाई इडली की। भाई श्याम, लंच का टाइम हो गया है, अपना टिफिन तो खोलो भाई, हमें तो इंतजार है लता जी की बनाई हुई इडली खाने का। जी सर, अभी खोलता हूँ। आज तो लता ने आपके लिए 2 इडली स्पेशल भेजी हैं। हाँ भाई ठीक है, लता का हमारी ओर से धन्यवाद कहना। और सभी लोग मिलकर लंच करने लगते हैं। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक फैक्ट्री में काम करते हुए श्याम के दोनों हाथ मशीन की चपेट में आ जाते हैं और उसके दोनों बाजू काटने पड़ते हैं। हॉस्पिटल से घर आने के बाद वो बहुत मायूस हो जाता है क्योंकि अब वो मजबूरी में फैक्ट्री में काम नहीं कर सकता था। फैक्ट्री उसे उचित मुआवजा भी देती है, लेकिन भला वो पैसा कितने दिन चलता। मुआवजे का पैसा खत्म होने की स्थिति में अब लता के सामने घर चलाने की जिम्मेदारी थी, क्योंकि श्याम हाथ न होने के कारण कोई काम नहीं कर सकता था। उसने मायूस होकर लता से कहा, लता मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं तुम लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा, इससे अच्छा तो भगवान मुझे मौत ही दे देता। श्याम की बात सुनकर लता ने कहा, अजी आप ऐसा क्यों कहते हैं? आप हिम्मत मत हारिए, आपका हमारे साथ होना ही काफी है। चलिए उठिए, मैं आपको गर्मा गर्म इडली खिलाती हूँ। और ऐसा कहने के बाद लता श्याम को गर्मा गर्म इडली खिलाने लगती है। तभी उन लोगों के घर के बाहर एक गाड़ी आकर रुकती है। वो दोनों हैरान रह जाते हैं क्योंकि फैक्ट्री के प्रबंधक उनके घर आए थे। वो घर के अंदर आते ही कहते हैं, भाई वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। भाई लता जी, हमें तो आपके यहाँ की इडलियाँ खींच लाई यहाँ पर। उनकी ये बात सुनकर लता कहती है, हाँ हाँ बिल्कुल सर, मैंने अभी अभी गर्मा गर्म घर में इडलियाँ बनाई हैं, मैं आपके लिए भी लेकर आती हूँ।
ऐसा कहकर लता उनके लिए इडलियों भरी प्लेट लेकर आती है। फैक्ट्री के प्रबंधक इडली खाकर लता की बहुत तारीफ करते हैं और उन्हें एक प्रस्ताव देते हैं। श्याम के साथ जो कुछ हुआ उसका कंपनी को बहुत अफसोस है। इसके लिए कंपनी आपको एक ऑफर दे रही है। कंपनी चाहती है कि फैक्ट्री की कैंटीन लता जी चलाएं और अपने हाथों का बना स्वादिष्ट और पौष्टिक खाना सारे मजदूरों को खिलाएं। और हाँ श्याम, तुम वहाँ बैठे बैठे काम की निगरानी भी कर सकते हो। इसके लिए कंपनी तुम्हें अलग से पैसा देगी। फैक्ट्री के प्रबंधक की बात सुनकर दोनों खुश हो जाते हैं और फैक्ट्री की कैंटीन में काम करने के लिए हामी भर देते हैं। अब फैक्ट्री की कैंटीन में लता इडली के साथ साथ स्वादिष्ट चाय बनाकर भी बेचने लगती है और श्याम वहाँ बैठा बैठा सारे कैंटीन के हिसाब किताब की देखभाल करता है और लता को सभी इडली और चाय वाली लता जी के नाम से जानने लगते हैं और धीरे धीरे उन्हें आसपास की फैक्ट्री की कैंटीनों में भी काम मिल जाता है और वो अब एक सफल गृहिणी ही नहीं बल्कि एक सफल बिजनेस वुमन बन चुकी थी। इसीलिए कहते हैं ना, ईमानदारी और सच्चे दिल से किया गया काम कभी निष्फल नहीं जाता, उसका फल हमेशा मिलता है।